हेलो, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। मैं चेतन सिंह आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एडवर्बर पर स्वागत करता हूँ। कक्षा 9 साइंस में ये हम लोग पढ़ चुके हैं कि विलयन क्या होता है और कौन सा विलयन तनु होता है और कौन सा विलयन सांद्र होता है। तो विलयन के कंसंट्रेशन के बारे में हम लोगों ने पढ़ा है। आज हम लोग पढ़ेंगे कि संतृप्त विलयन और असंतृप्त विलयन क्या होता है। ये देखिए, असंतृप्त और संतृप्त विलयन, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। अब सबसे पहले तो थोड़ा सा ये जानते हैं कि जैसे जब हम किसी विलायक में विलय को घोलते हैं तो विलयन प्राप्त होता है और जितना ही हम विलय की मात्रा उसमें घोलते जाते हैं उस विलायक में घुलता जाता है और हमारा विलयन ये गाढ़ा होता चला जाता है। धीरे धीरे उस ताप पर जहाँ हम सॉल्यूशन बना रहे हैं उसी टेम्परेचर पर धीरे धीरे विलय की मात्रा घुलना कम होता जाता है और एक ऐसी स्थिति आती है जब और अधिक हम विलय पदार्थ उसमें नहीं घोल सकते हैं। तो वो जो स्थिति होती है वही संतृप्त सैचुरेशन की स्थिति होती है। अब जैसे मान लीजिए कि आपने पानी में चीनी घोलना शुरू किया, तो शुरू में जब आप चीनी घोलेंगे बहुत तेज़ी के साथ चीनी घुलेगी। टेम्परेचर कांस्टेंट रखना है, मतलब ताप बढ़ाना नहीं है, पानी को गर्म नहीं करना है और आप चीनी की और अधिक मात्रा उसमें डालते जाइए, चीनी की और अधिक मात्रा उसमें डालती जाइए। तो एक कोई ऐसी स्थिति आएगी कंसंट्रेशन बढ़ने के साथ साथ जब आप चीनी डालेंगे और वो पानी में नहीं घुलेगा। यही जो स्थिति होती है ये उस ताप पर संतृप्त अवस्था होती है, वो विलयन की संतृप्त अवस्था कहलाती है। तो जो विलयन होता है ये असंतृप्त और संतृप्त ये दो तरह से है। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि असंतृप्त विलयन क्या है। असंतृप्त विलयन किसी निश्चित ताप पर वह विलयन जिसमें विलय की अधिक मात्रा को घोला जा सकता है वो असंतृप्त विलयन कहलाता है। जैसे हमने अभी उदाहरण आपको बताया कि आप पानी ले लिए, उसमें चीनी घोले या नमक घोले, अब उसमें और अधिक आप चीनी घोल लीजिए तो और अधिक घुल जाएगा, फिर और घोलिए। तो इसका मतलब जब उसमें घुलना हो सकता है, विलायक में विलय का घुलना हो सकता है, तब वो असंतृप्त विलयन कहलाता है। फिर अगला है हमारा संतृप्त विलयन। संतृप्त विलयन क्या है? किसी निश्चित ताप पर वह विलयन जिसमें विलय की और अधिक मात्रा को नहीं घोला जा सकता है, जिसमें विलय की और अधिक मात्रा को नहीं घोला जा सकता है वो संतृप्त विलयन कहलाता है। जैसे अभी हम लोगों ने एग्जाम्पल लिया कि पानी में चीनी हम घोल रहे हैं एक निश्चित ताप पर, ये चीनी की और अधिक मात्रा हम बढ़ा रहे हैं, चीनी की और अधिक मात्रा बढ़ा रहे हैं, तो ये घुलता जा रहा है, घुलता जा रहा है, परंतु एक ऐसी स्थिति आ जाती है जब घुलना ये धीरे धीरे कम होते होते बंद हो जाता है। तो वो ऐसी स्थिति कि जब विलय की और अधिक मात्रा को हम उसमें विलायक में नहीं घोल सकते हैं, वो कौन सी स्थिति होती है? उस विलयन की सैचुरेटेड स्टेट होता है, संतृप्त अवस्था कहलाता है। अच्छा, अब संतृप्त अवस्था में हमने क्या किया है कि टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा है, एक निश्चित ताप रखा है। तो अब देखिए इसमें एक पॉइंट बनता है कि अगर हम ताप को बढ़ा दें, ये ताप को बढ़ा देंगे तो क्या हो जाएगा? वो विलयन फिर और अधिक विलय की मात्रा घोल लेगा, इसका मतलब वो असंतृप्त हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि ताप बढ़ाने पर वो और अधिक विलय को घोल सकता है। इसलिए इस पॉइंट पर मुख्य रूप से आप ध्यान दीजिए। यदि कोई विलयन किसी निश्चित ताप पर संतृप्त है तो वह ताप बढ़ाने पर असंतृप्त हो जाता है। क्यों? क्योंकि ताप बढ़ाने पर विलय की विलयता बढ़ जाती है और विलयन में अधिक विलय घुल सकता है।
तो ये तो टेम्परेचर के कारण हुआ। अब टेम्परेचर मान लीजिए आप घटा रहे हैं, तो घटाने पर क्या होगा, घटाने पर जो उसमें विलीय पदार्थ घुला हुआ है उसका कुछ भाग ये क्रिस्टल के रूप में हो जाएगा, क्योंकि उस समय उस ताप से वो पहले ही अब सैचुरेटेड हो चुका होगा, इसलिए वो ठोस अवस्था में, ठोस क्रिस्टल के रूप में अलग हो जाता है। क्योंकि जब आप टेम्परेचर कम करेंगे तो विलीयता घट जाती है। इसलिए ये अगला पॉइंट ये आप नोट करिएगा, यदि कोई विलयन किसी निश्चित ताप पर संतृप्त है तो वह ताप घटाने पर घुले हुए कुछ विलेय को ठोस क्रिस्टल के रूप में अलग कर देता है। क्यों? क्योंकि ठंडा करने पर विलेय की विलेयता घटती है। अब सवाल ये उठता है कि विलेयता क्या होती है, सॉल्विलिटी क्या होती है। विलेयता, आइए देखते हैं कि ये विलेयता क्या है, सॉल्विलिटी क्या है। विलेयता किसी निश्चित ताप पर किसी विलेय की वह अधिकतम मात्रा, और जो ये अधिकतम मात्रा हो वो किस चीज़ में हो, ग्राम में हो, जो 100 ग्राम विलायक में घुलकर संतृप्त विलयन बनाती है उसे विलायक में उस विलेय की, ध्यान दीजिएगा, उसे विलायक में उस विलेय की विलेयता कहते हैं, क्योंकि विलायक में ही विलेय पदार्थ घुलता है। विलायक की मात्रा कितनी होनी चाहिए, 100 ग्राम। तो 100 ग्राम विलायक में किसी निश्चित ताप पर कितना संतृप्त विलयन बनाने के लिए कितना ग्राम कोई भी विलेय पदार्थ घुलता है, ये उसकी क्या कहलाती है, ये विलेयता कहलाती है। एक बार हम लोग विलेयता फिर से देख लेते हैं। देखिए ये आपकी विलेयता है। विलेयता क्या है, किसी निश्चित ताप पर किसी विलेय की वह अधिकतम मात्रा ग्राम में जो 100 ग्राम विलायक में घुलकर संतृप्त विलयन बनाती है उसे विलायक में उस विलेय की विलेयता कहते हैं। अब जो विलेयता है ये टेम्परेचर और प्रेशर पर किस तरह से निर्भर करता है। विलेयता पर ताप तथा दाब का प्रभाव, इस विलेयता पर ताप तथा दाब का क्या प्रभाव पड़ता है इसे देखते हैं। इसका पहला पॉइंट है, देखिए हम जो विलयन बनाते हैं ये द्रव में ठोस का भी बना सकते हैं, द्रव में गैस का भी बना सकते हैं, द्रव में द्रव का भी बनाते हैं। तो यहाँ जो प्रभाव पड़ता है टेम्परेचर और प्रेशर का, ये हम दो कैटेगरी में इसको कन्वर्ट कर दे रहे हैं। द्रव में जो द्रव की विलेयता होती है ये इस पर निर्भर नहीं कर रहा है, और द्रव में ठोस की विलेयता और द्रव में गैस की विलेयता ये इस पर निर्भर कर रहा है। तो हम इसके बारे में जान रहे हैं। पहला पॉइंट है कि द्रव में ठोस की विलेयता दाब परिवर्तन के साथ नहीं बदलती है। क्या है, द्रव में ठोस की विलेयता, जैसे अगर हम पानी में चीनी घोलते हैं, पानी द्रव है, इसमें चीनी घोलते हैं, ये ठोस है, तो प्रेशर बढ़ाने पर इसकी विलेयता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। मतलब दाब अगर हम बढ़ाएं तो और अधिक चीनी की मात्रा नहीं घुल सकती है, इसका कोई प्रभाव नहीं है, ना ज़्यादा घुलेगी ना कम घुलेगी, इसका कोई मतलब नहीं है। लेकिन परंतु ताप बढ़ाने पर, ये देखिए, परंतु ताप बढ़ाने पर बढ़ती है और ताप घटाने पर घटती है। इसका क्या मतलब हुआ कि जब हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो और अधिक विलेय पदार्थ उसमें घुलेगा। जैसे मान लीजिए कि पानी में चीनी आप घोल रहे हैं, अब घुलना बंद हो गया, वो सैचुरेटेड हो गया, लेकिन जैसे ही आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे वो और अधिक विलेय पदार्थ घोल लेगा और अधिक चीनी घोल लेगा। और अगर ताप घटा देंगे तो घुलना पहले से ही कम हो जाएगा। ताप घटाने पर विलेयता घटती है और ताप बढ़ाने पर विलेयता बढ़ती है। किसके लिए, जब हम किसी द्रव में ठोस पदार्थ को घोलते हैं। तो द्रव में ठोस की विलेयता ये दाब परिवर्तन के साथ नहीं बदलती है, परंतु ताप बढ़ाने पर
बढ़ती है और ताप घटाने पर घटती है। अब इसी तरह से हम द्रव के लिए देखते हैं। द्रव में गैस के लिए देखिए, द्रव में गैस की विलेयता दाब बढ़ाने पर बढ़ती है। यह द्रव में ठोस से थोड़ा सा भिन्न है। द्रव में गैस की विलेयता दाब बढ़ाने पर बढ़ती है, मतलब प्रेशर आप बढ़ाएंगे तो द्रव में गैस की विलेयता ये बढ़ जाएगी और ज़्यादा गैस उसमें घुल जाएंगे। और दाब घटाने पर घटती है, प्रेशर आप कम कर दीजिएगा तो उसमें विलेयता गैस की द्रव में कम हो जाएगी। परंतु ताप बढ़ाने पर घटती है। तो ये देखिए कि अगर टेम्परेचर आप बढ़ा रहे हैं तो क्या होगा, घट जाता है। यहाँ ये बात बहुत ध्यान देने की है कि द्रव में गैस की जो विलेयता है ये दाब बढ़ाने पर बढ़ती है और दाब घटाने पर घटती है। लेकिन जो टेम्परेचर के साथ है, अगर आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उसमें गैस का घुलना कम हो जाता है। इसका मतलब कि ताप बढ़ाने पर गैस की द्रव में विलेयता ये घटती है। ऐसा क्यों है? क्योंकि द्रव में गैस के विलयन को गर्म करने पर कुछ गैस बाहर निकल जाती है। जब आप गर्म करते हैं तो गैस क्या होती है, ये बाहर निकलती है। तो बाहर निकलने का मतलब कि उस विलयन में गैस की मात्रा कम हो गई। तो टेम्परेचर बढ़ाने पर क्या हो गया, विलेयता घट गई। क्यों? क्योंकि द्रव में गैस के विलयन को गर्म करने पर कुछ गैस बाहर निकल जाती है। अब देखिए इसी विलेयता पर कुछ प्रश्न है। ये जैसे पहला प्रश्न है हमारा, 20 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर 75 ग्राम में अधिकतम 24 ग्राम पोटेशियम नाइट्रेट घोला जा सकता है। इस ताप पर जल में पोटेशियम नाइट्रेट की विलेयता ज्ञात कीजिए। तो पोटेशियम नाइट्रेट की विलेयता ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें दिया गया है कि 75 ग्राम जल में कितना जो है ये घुलता है, 24 ग्राम पोटेशियम नाइट्रेट। यहाँ देखिए कि 75 ग्राम ये जल में 24 ग्राम पोटेशियम नाइट्रेट ये घुलता है। तो हम लिखेंगे कि चूंकि 75 ग्राम, आप लिखिएगा मैं ऐसे ही बता रहा हूँ, चूंकि 75 ग्राम जल में घुलता है कितना, 24 ग्राम पोटेशियम नाइट्रेट। हिंदी में आप लिख लीजिएगा, चूंकि 75 ग्राम जल में घुलता है बराबर 24 ग्राम पोटेशियम नाइट्रेट। ये 75 पे हो गया और यही हमको कितने पर निकालना है, 100 ग्राम में। तो जब 100 ग्राम में हम निकालेंगे, एक पे निकालेंगे तो ये हो गया हमारा 24/75 और हमको 100 ग्राम में निकालना है तो इंटू 100 हो गया। अब 25 तियाँ 75 हो गया और 25 चौका 100 हो गया और 3 अठे 24 हो गया और 8 चौक 32। तो कितने ग्राम हो गए, 32 ग्राम पोटेशियम नाइट्रेट। 32 ग्राम पोटेशियम नाइट्रेट ये घुलेगा। तो ये आप हिंदी में ऐसे करके सवाल इसको लगा लीजिएगा। और अगला देखिए, सेकंड वाला मैं बता रहा हूँ आपको, दूसरा प्रश्न है, यूरिया के संतृप्त विलयन का द्रव्यमान 30.7 ग्राम है। तो ये विलयन का द्रव्यमान है, कितना है, 30.7 ग्राम। विलयन का मतलब हो गया कि इसमें यूरिया भी है और पानी भी है। यूरिया के संतृप्त विलयन का द्रव्यमान, ये संतृप्त विलयन का द्रव्यमान 30.7 ग्राम है। शुष्कता के कारण विलयन वाष्पीकृत हो जाता है और शेष 3.2 ग्राम अवशेष हो जाता है। तो अवशेष यूरिया कितना हो गया, 3.2 ग्राम। 3.2 ग्राम ये अवशेष यूरिया हो गया। तो इसका मतलब जल की मात्रा कितनी होगी, आप ऐसे लिखिएगा,
पहली लाइन में लिखिए कि विलयन का द्रव्यमान, तो विलयन का द्रव्यमान बराबर ये हो गया आपका 30.7 ग्राम। दूसरी लाइन से लिखिए अवशेष यूरिया का द्रव्यमान, अवशेष यूरिया का द्रव्यमान आपका हो गया 3.2 ग्राम। अब जल का द्रव्यमान आप लिखिएगा अगली लाइन में, फिर जल का द्रव्यमान बराबर 30.7 और ऋण 3.2 ग्राम। इसको आप घटा लीजिए, कितना हो गया 27.5 ये ग्राम, 27.5 ग्राम हो गया। अब 27.5 ग्राम में यूरिया कितना घुला हुआ है, यूरिया 3.2 ग्राम घुला हुआ है। अब हम यहीं से सवाल लगाएंगे इसको, क्या चूंकि 27.5 ग्राम जल में 27 लिखेंगे आप, चूंकि 27.5 ग्राम जल में घुला है बराबर 3.2 ग्राम यूरिया। यूरिया की कितनी मात्रा घुली हुई है, 3.2 ग्राम यूरिया। इसलिए आपको कितने पर निकालना है, 100 ग्राम पे निकालना है। तो 100 ग्राम पर आपका कितना हो जाएगा, 3.2 बटा, पहले 1 पे निकाल लेते हैं तो 1 पे बटा हो जाता है 27.5 और गुणे आपका 100 हो गया। 27.5 और गुणे बटा 27.5 गुणे 100। ये आप दशमलव हटा दीजिए, 25 से इसको कैंसिल कर दीजिए, तो 25 एकन्नम 25 और फिर 25 एकन्नम 25 और 25 चौका आपका 100 हो गया। अब आप गुणा कर लीजिए तो कितना हो गया, 4 दूना 8 और 4 तियाँ 12, 128 और बटा 11, 128 बटा 11। इसको थोड़ा सा और सरल कर लेते हैं हम, कितना आया 128 और बटा 11। इसको हम हल कर लें तो 11 एकन्नम 11 हो गया, फिर 11 एकन्नम 11 7 आ गया, फिर दशमलव बढ़ा दीजिए, 11 छक्का 66 और 4 तो चलिए 11 चौक 44, कितना 11.64 ग्राम ये यूरिया हो गया। तो 100 ग्राम में 11.64 ग्राम ये यूरिया घुल रहा है। इसका मतलब यूरिया की जो विलीयता हुई वो कितना हो गया, 11.64 ग्राम। इसे आप लोग अपने कॉपी में नोट्स बना लीजिए। और अगला जो हम लोग टॉपिक अब फिर पढ़ेंगे वो निलंबन और कोलाइडी विलयन पढ़ेंगे।